बच्चों, now we will study how to find work done in Cartesian form. Okay, so what we understand by Cartesian form is that when magnitude and direction of the force varies with position, ठीक है, then work done by the force for infinitely small displacement is ds, right? And for that the work done is defined as f dot ds. ये तो बड़ी इजी सी बात है कि भाई f dot ds होता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे स्मॉल ds हो, बट ds का मतलब क्या है कि बॉडी में बी मूविंग इन dx ऑल्सो, मतलब x डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, y डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, z डायरेक्शन में भी प्रोबेबली मूव कर रही है. उस केस में वर्क डन कैसे निकालना होता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में. मतलब x y z तीनों एक्सिस में अगर मोशन पॉसिबल है तो फिर हम एक साथ वर्क डन नहीं निकाल पाते, अलग अलग मतलब नहीं निकाल पाते, हमें क्या करना पड़ता है, आई जे के फॉर्म में बातें करनी पड़ती है. ओके, जैसे एक सिंपल सा डायग्राम में बेटा बॉडी को मूव कराया जा रहा है ए से बी तक, ठीक है, अलोंग सम पाथ. फोर्स F इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, है ना, एंड द बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस पाथ एज शोन. तो हम कैसे वर्क डन निकालेंगे, राइट? तो इन दिस केस व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds. सपोज करो बेटा ये dw जो मैंने लिखा है ये f डॉट ds लिख दिया. यहां पे f क्या है, किसी डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स, ds क्या है, पाथ के अलोंग चली हुई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ds इज व्हाट, इट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पाथ, ठीक है. तो ये तो हो गया स्मॉल वर्क डन. अब टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? तो टोटल वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन A to B is calculated by integrating this f dot ds. ये जो स्मॉल वर्क डन हमने निकाला है इसको पोजीशन A से B तक हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है. इसका मतलब जैसे सपोज करो कि ये एक जनरल dw स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला था, तो क्या ऐसे ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर उसके आगे थोड़ी दूर, फिर उससे थोड़े आगे दूर, ऐसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ds 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 ऐसे कंटिन्यूअसली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए हमको निकालना पड़ेगा, राइट? तो f डॉट ds लिखा मैंने. f डॉट ds का मतलब क्या हुआ, f cos थीटा इंटू ds, ये f ds cos थीटा. और इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक. सिर्फ x अगर x लाइन में होता, x एक्सिस के अलोंग होता, तब तो इजी हो जाता, हम ds की जगह x यूज कर लेते, मतलब सिंगल डायरेक्शन में बात हो जाती, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है. बट इस केस में क्या हो सकता है कि फोर्स 3 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो. तो उस केस में क्या होगा इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, x y और z कंपोनेंट्स के केस में कैसे करेंगे वो समझते हैं. यहां पे देखो, सपोज करो कि फोर्स जो है हमारा वो कैसा है, fx मतलब x डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट है विथ i कैप, y डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट है fy j कैप, z डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट है fz k कैप. सिमिलरली अगर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जनरल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो वो x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है. तो ds यहां पे जो है वो एक कॉमन सिंबल है. ये क्या शो करता है कि भाई इसमें तीनों डिस्प्लेसमेंट्स हैं, dx भी है, dy भी है, dz भी है. x डायरेक्शन में कितनी मानी हमने, dx, y डायरेक्शन में कितनी मानी, dy, और z डायरेक्शन में कितनी मानी हमने, dz. डायरेक्शन के साथ i j k के फॉर्म में लिख दिया हमने. नाउ व्हाट वी डू इज डायरेक्टली f डॉट ds करते हैं, ठीक है. तो ये वाला जो पार्ट है ये हमने f रखा उठा करके, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था बेटा. f को ds के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, राइट? तो वही हम करने जा रहे हैं. यहां पे फोर्स को रखा,
यहां से उठा के ds जिसमें तीनों डिस्प्लेसमेंट्स हैं वेक्टर फॉर्म में उनको रखा और डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो x का डॉट प्रोडक्ट dx के साथ आया, fx dx स्केलर मिल गया, fy का dy के साथ, fz का dz के साथ। ऑल्सो सपोज करो बेटा कि जो इनिशियल पोजीशन थी, मतलब a का जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था, सपोज कर लेते हैं बेटा कितना था, xa कॉमा ya कॉमा za, ये a का कोऑर्डिनेट था, तीनों कोऑर्डिनेट। और जब b पे पहुंचा तो क्या था, xb yb zb, ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हमें जब x डायरेक्शन के फोर्स और x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करी है तो इनिशियल x पोजीशन से इनिशियल फाइनल x पोजीशन तक इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। सिमिलरली y डायरेक्शन में और सिमिलरली z डायरेक्शन में जब इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं तो हमें टोटल वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करके मिल जाता है, राइट। अगर इसमें किसी भी केस में फोर्स कांस्टेंट होगा तो फोर्स की वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी और फिर इंटीग्रेशन सिर्फ क्या बचेगा, dx का, तो वो डेल्टा x के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट फोर्स के लिए हम जानते हैं कि F इंटू डेल्टा एक्स यहाँ पे हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट हो जाता है कभी तो Fy इंटू डेल्टा वाई डायरेक्ट मिल जाएगा हमको, राइट। तो ये क्या हुआ, कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें दिया हुआ है वर्क डन निकालने के लिए किसी क्वेश्चन में तो हमें कैसे करना होगा, कार्टेशियन फॉर्म में फोर्स की वैल्यू लिखिए डॉट कार्टेशियन फॉर्म में ही ds की वैल्यू dx dy dz वो रखना है और नॉर्मली डॉट प्रोडक्ट लेकर के उसका इंटीग्रेशन करना है। जब x पार्ट कर रहे हो तो x की इनिशियल पोजीशन से x की फाइनल पोजीशन, y वाले पार्ट के लिए इनिशियल y से फाइनल y, z वाले पार्ट के लिए इनिशियल z से फाइनल z। इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने पे हमें टोटल वर्क डन मिल जाता है, राइट। तो बच्चों एक क्वेश्चन करके इसी बात को बहुत डिटेल में समझते हैं। देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 3I माइनस 2J प्लस 4K in carrying a particle from point -2 1 3 to point 3, 6, -2। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे फोर्स की वैल्यू गिवन है हमारे लिए, फोर्स की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, F वेक्टर इज गिवन एज 3I माइनस 2J, ठीक है, प्लस 4K, ठीक है, एंड दिस ऑल इज गिवन विथ अ यूनिट न्यूटन। तो SI यूनिट में है, कोई टेंशन करने की बात यहाँ पे नहीं है। फाइनली अगर मैं बात करूं वर्क डन निकालने की तो हम ds लेते क्या है, ds वेक्टर हमारे लिए क्या होता है, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है। और क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट्स भी मीटर में लेना है तो इसको भी मीटर में लिख सकता हूं। अगर मैं स्मॉल वर्क डन dw की बात करूं बच्चों तो नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, F डॉट ds कर दो, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स का अगर बेटा डॉट प्रोडक्ट लूं, अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूं तो बहुत इजीली हम लोग लिख सकते हैं। देखो I वाला I के साथ मल्टीप्लाई होता है तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, 3 और साथ में dx, ठीक है। फिर ये j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 और फिर dy, और फिर क्या बचा 4 और dz, तो प्लस में आ जाएगा ये 4 dz, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं पूरा वर्क डन निकालने के लिए, मैं LHS और RHS को इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, dw का इंटीग्रेशन। तो देखो अगर 0 से मतलब कोई भी वर्क डन नहीं था और फाइनली सपोज करो w वर्क डन है तो ये तो w आ गया,
उधर क्या करना है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अगर ये ब्रैकेट नहीं हो, यहां पे ब्रैकेट ना लगाऊं तो हर पार्ट में इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि लिमिट्स पुट करनी होती है हमें। तो अगर x की इनिशियल पोजीशन में आपसे पूछूं तो इनिशियल पोजीशन x की क्या है बेटा, -2 है, तो यहां पे -2 लिख देते हैं। और फाइनल पोजीशन x की क्या है, 3 है, तो यहां पे 3 लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली अगर मैं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन वाई डायरेक्शन में देखूं तो इनिशियल है 1 और फाइनल है 6, 1 और 6, और z डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल क्या हो गई बच्चों, 3 और -2, तो यहां पे मैंने लिखा 3 और यहां रखा -2। ओके बेटा, अब इंटीग्रेट करना, देखो 3 तो यहां पे कांस्टेंट पार्ट है। अगर ये फोर्स वेरिएबल होता, सपोज करो ये फंक्शन 3 की जगह 3x होता, तो यहां पे कुछ इंटीग्रेशन के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती, बट क्योंकि 3 इज अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स 3i जो है ये कांस्टेंट है, तो कोई डिफिकल्टी हुई नहीं हमें। हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो 3 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, लिमिट कहां से कहां तक बेटा, -2 से 3 तक, फिर -2y, और लिमिट कहां से कहां तक रखनी पड़ेगी इसमें, 1 से 6 तक, और फिर +4 dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z, लिमिट कहां से कहां तक, 3 से -2 तक। इजी सा इंटीग्रेशन है, मतलब अब तो सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है बच्चों। एक बार जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए 3 टाइम्स 3 माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा 5, ठीक है, -2, और फिर अंदर क्या हो जाएगा, 6 - 1, 6 - 1 क्या आने वाला है, ये 5। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, 4, और z में लिमिट पुट करनी है। यहां पे देखो -2 - 3, ये हो जाएगा -5। फाइनली देखिए ये 15, ये -10, और ये -20, -30 + 15 -15 जूल, ठीक है। तो अगर इस तरह का फोर्स दिया हुआ है हमको, जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स में कंपोनेंट्स हैं और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी दी हुई है हमको तीनों कोऑर्डिनेट्स में, तो फिर हमें क्या करना होता है, फोर्स को भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख दीजिए, ds एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए i j k के फॉर्म में, और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद बस आपको क्या करना है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन उसको इंटीग्रेट करना है। ऑटोमेटिकली बेटा आप समझ जाएंगे कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्टली डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z आ जाता है। अगर फोर्सेस कांस्टेंट नहीं होते यहां पर, तो हमको फिर एक्चुअल इंटीग्रेशंस यहां पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते थे, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है फॉर द फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और एक बार क्या करते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम वर्क चैप्टर पढ़ते हैं तो ग्रेविटी एक्चुअली बहुत कॉमन फोर्स है। किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम को अगर आप याद करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो वहां पे दिख ही जाता था, राइट। तो उसका वर्क डन बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ग्रेविटी को जल्दी से समझ के उसके वर्क डन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए व्हाट इज ग्रेविटी, तो यू अंडरस्टैंड ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ, या फिर ऐसा कह सकता हूं कि अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, राइट। तो किसी ब्लॉक के लिए आप जानते होंगे, आपको याद ही होगा कि अगर जैसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाते थे ब्लॉक के लिए और उस पर डायरेक्टली कैलकुलेट
करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, हम लिख देते थे नीचे की तरफ लगता है mg। ठीक है, इसके नाम को हम वेट भी बोल देते हैं या फिर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ भी बोल देते हैं, जो भी बोलो, बट ये फोर्स है। ठीक है, तो क्या ये वर्क डन कर सकता है? बिल्कुल बेटे, अगर इस ब्लॉक को मैं पकड़ लूं और ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करूं, ठीक है, इस ब्लॉक को क्या करा मैंने, पकड़ा और इस ब्लॉक को मैंने ऊपर मूव करने की कोशिश करी, तो ग्रेविटी बताओ मुझे सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? तो आप बोलोगे सर आप ऊपर ले जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गई, और जो mg मतलब ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, वो किधर लग रहा है, नीचे, तो जरूर ये अपोज कर रहा होगा। इस केस में जो ग्रेविटी का वर्क डन आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव वर्क आ जाता है। ठीक है, किसका वर्क है ये, ग्रेविटी का। अगर बॉडी ऊपर जा रही है और ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो वर्क डन आना कैसा चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं, या फिर समझ लो कि भाई फोर्स इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना, और उन दोनों के बीच में वर्क डन मतलब एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री और कॉस 180। याद होगा आपको वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वहां से भी माइनस साइन आया। कॉमन सेंस भी यही कहता है कि भाई बॉडी ऊपर जा रही है, फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वर्क डन कैसा होने वाला है, नेगेटिव। सिमिलरली एक केस ऐसा हो सकता है बेटा कि ब्लॉक है और वो नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो mg तो हमेशा नीचे टुवर्ड्स द ग्राउंड लगता है, और इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, s है, ठीक है, तो वर्क डन इस केस में क्या होता है, पॉजिटिव वर्क आता है। पॉजिटिव वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर्मूला या फिर प्रोसेस तो हम कैलकुलेट कर देखते रहेंगे अभी, बट ये बात हमें समझनी चाहिए। अगर बॉडी को ऊपर ले जाया जा रहा है तो ग्रेविटी उसका मोशन का अपोज करती है और वर्क डन की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। ठीक है, और अगर बॉडी भी नीचे जा रही है, mg तो ऑटोमेटिकली नीचे ही लग रहा है, तो इस केस में mg जो है नीचे आने में उसका सपोर्ट कर रही होगी एक्चुअली, तो इस केस में वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, बॉडी को सपोज करो मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूं, तो mg कैसा लग रहा है बेटा, नीचे की तरफ, और इसको ले जा रहे हो सपोज करो डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इस केस में वर्क डन जो आता है वो क्या आता है, जीरो वर्क डन आता है, क्योंकि इस केस में जीरो वर्क डन क्यों आता है, क्योंकि कॉस थीटा जब हम यूज करते हैं तो दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा वो क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, और इस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। ठीक है, ये तो बात हुई सिंपल, अगर वर्टिकल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है तो ठीक है भाई। अच्छा, तो अगर कोई रैंडम मोशन होगा तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला Wg इज इक्वल टू माइनस m इंटू जी इंटू डेल्टा एच। बात खत्म। अब ये कहां से आया वो समझते हैं भाई, है ना। h यहां पे क्या है भाई, वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कह लो या वर्टिकल हाइट मूव्ड कह लो, दोनों बातें ही डिस्प्लेसमेंट, सॉरी अब इस बात को समझते हैं भाई, ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला कहां से आया सर, हमें भी समझा दो। तो मैंने बोला भाई इजी है बहुत ज्यादा। बॉडी कैसे भी चल रही हो, किसी भी पाथ में चल रही हो बॉडी, सपोज करो बच्चे यहां से चलती हुई, यहां से चलती हुई यहां आ गई हो, कैसा भी हो बॉडी थी, कहीं किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं बॉडी को चेक करूं तो इस बॉडी पर mg कैसा लग रहा होगा, इधर की तरफ, mg नीचे की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है, ये तो अंडरस्टूड है।
और इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज करो इधर है ds, और ये सपोज करो इनिशियल पोजीशन A से लेकर फाइनल पोजीशन B तक जाती है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप वर्क डन कैसे लिखोगे भाई कि dw इज इक्वल टू f डॉट ds। ठीक है, स्मॉल वर्क डन तो भाई मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने बोला भाई स्मॉल वर्क डन तो ऐसे लिख दिया, फोर्स कैसा होगा? तो आप लिखोगे सर देखो फोर्स तो सीधी बात है mg है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, माइनस mg j कैप। सर माइनस क्यों लगाया आपने? तो मैंने बोला भाई देखो बॉडी पे जो फोर्स है वो नीचे की तरफ, कैसे कार्टेशियन में हम देखते हैं कि देखो x एक्सिस इधर हो गई और y एक्सिस ऊपर हो गई, तो क्योंकि mg नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस j कैप लगाना बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना, डायरेक्शन के लिए। और फिर डिस्प्लेसमेंट ds है, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट मान लो तीनों डायमेंशन में चलाओ, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। कुछ लोगों को अभी दिखने लगा सर आंसर मिल गया हमें, कहां से आया हम समझ में आ गया। देखो भाई j और j दोनों मल्टीप्लाई होंगे और x के साथ मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j के साथ मल्टीप्लाई होता है और k के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने बोला भाई x और z तो भूल ही जाओ, इसका वैल्यू क्या आया माइनस mg और dy। ठीक है, ये तो आया अपने पास dw, मतलब छोटा सा वर्क डन जब बॉडी को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था किसी रैंडम डायरेक्शन में ds। अब पूरा वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चे? तो आपने बोला सर आप तो इंटीग्रेट कर दो, मैंने बोला सही कहा आपने। कहां से कहां तक? तो y की डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करो वो पहले यहां था 0 पे, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पे, और फाइनली कहां पहुंच गया, y इज इक्वल टू कुछ हाइट h पे। ऊपर गया तो प्लस h हो जाएगा, नीचे गया होता तो माइनस h हो जाता, वो अलग बात है। तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये w की वैल्यू जो आती है बच्चों, यहां से लेके लिख रहा हूं, देखो w की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, हिम्मत से बताओ। m ठीक है, g ठीक है, dy की वैल्यू अगर इंटीग्रेट करूं, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करता हूं किसकी, dy की। तो माइनस छोड़ा, m छोड़ा, g छोड़ा हमने, और उसके बाद dy को कंसिडर किया। dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, शुरू कहां से करना है, 0 से लेकर h तक, या फिर h1 से लेकर h2 तक, जो भी लेना हो हम ले सकते थे। तो यहां पे हम क्या बोल सकते थे, h फाइनल माइनस h इनिशियल, ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। 0 से h भी एक बात हो गई, या फिर इनिशियल h से फाइनल h तक, तो h फाइनल माइनस h इनिशियल y की जगह पे लिख दिया। तो यही तो बात हुई यार, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। माइनस आपको समझ में आ गया कहां से लिखा है मैंने। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि भाई ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है वो सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब x डायरेक्शन में हो, z डायरेक्शन में हो, उस पर कोई फर्क नहीं डालते, सिर्फ y डायरेक्शन में ही फर्क मिलता है हमको। अगर बॉडी y डायरेक्शन में मूव हुई है तो ग्रेविटी का वर्क डन मिलेगा, अगर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो ग्रेविटी का वर्क डन नहीं होगा। माइनस m इंटू जी इंटू एच डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गई बात। इस बात को अब हम अच्छे से समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो फाइनल वर्क डन की वैल्यू यहां पे हमने क्या समझी, माइनस एम जी इंटू डेल्टा एच होती है। m यहां पे क्या है बच्चे, मास है। g क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी तो नहीं लिखना चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू 9.8 या 10
हमें पता है भाई कब क्या यूज करना होता है, राइट। और फिर आ गई हाइट h, तो डेल्टा h क्या हो गया यहाँ पे, हाइट का चेंज। अगर ऊपर गया है तो डेल्टा h की वैल्यू पॉजिटिव, अगर नीचे गया है तो डेल्टा h की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन देखें इस पे जल्दी से हम लोग देखते हैं भाई। देखो क्या बोलता है, अ 15 kg बॉक्स फॉल्स एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ओह, ये 25 डिग्री से डरने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। वी डू नॉट नीड टू गेट स्केयर्ड ऑफ दिस 25 डिग्री। देखो क्यों, डिटरमिन द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो देखो बोलता है भाई एक ब्लॉक है, वो किसी हाइट से ऐसे गिरता है किसी वजह से, सपोज करो वो इंक्लाइन पे ही गिर रहा होगा, वर्टिकल से किस एंगल पे गिर रहा है, 25 डिग्री पे। तो आई डू नॉट केयर किस एंगल पे गिर रहा है, मुझे तो किसकी जरूरत है बच्चों, सिर्फ हाइट की, है ना। तो बेटा इनिशियली और फाइनली पता होना चाहिए। तो h इनिशियल कितना है यहाँ पे, देखो 10 मीटर बोल देते हैं, और h फाइनल कितना है, सपोज करो 0 बोल देते हैं भाई, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, एक तरीके से सोचते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, एक बार कॉमन सेंस से करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या था भाई, माइनस m इंटू जी इंटू डेल्टा h, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, उससे करते हैं, ठीक। मैंने लगाया माइनस, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 15 kg, तो यहां लिखा 15 g। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 10, ठीक है। और डेल्टा h, तो डेल्टा h मतलब h का फाइनल वैल्यू माइनस h का इनिशियल वैल्यू, तो 0 माइनस 10, ये लिख दिया भाई 0 माइनस 10। हिम्मत से बता कितना आएगा ये, माइनस और माइनस ये तो गए, अपना आंसर क्या आ गया 1500 जूल, खत्म, ठीक है। पॉजिटिव क्यों आया भाई, कॉमन सेंस की बात है यार। देखो mg लग रहा था नीचे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि देखो mg लग रहा था नीचे, और एग्जैक्टली नीचे के डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इसकी। तो डायरेक्ट भी सोच सकते थे भाई कि इधर की डिस्प्लेसमेंट, इधर का ही फोर्स, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट ही कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट भी सोच सकते थे 15 इंटू 10 इंटू 10 1500 जूल, फाइनल आंसर आ गया। कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे इसको, राइट। आई होप इट इज क्लियर।